अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। काबीना में 2 से ज़ायद वज़रा, पॉलिसियों का तसलसल और कुछ दीगर मामला देखकर लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड न सिर्फ तैयार हो गई है बल्कि फील्ड में भरपूर मौका भी दिया जा रहा है। अहद चीमा, जो शहबाज शरीफ के किसी वक्त दस्ते रास्त समझे जाते थे, निगरां काबीना में पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद आज नवाज शरीफ के इंतहाई करीब रहने वाले साबिक ब्यूरोक्रेट और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को निगरां काबीना का हिस्सा बना दिया गया है। फवाद हसन फवाद को अभी तक कोई कलमदान नहीं सौंपा गया, लेकिन इत्तलात है कि उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी और सूबाई वफाकी वजीर बराए निजकारी हो सकते हैं। पाकिस्तान में सफ़ेद हाथी समझे जाने वाले कुछ इदारे बहुत पहले से ही लीज पर देने की बातें की जा रही थी, लेकिन मुंतखब हुकूमतों के दौरान इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाना किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए मुमकिना तौर पर निगरां हुकूमत से ये काम कराया जाएगा ताकि कोई भी सियासी जमात इसकी जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा रहे। इस पेचीदा काम को आसान बनाने के लिए फवाद हसन फवाद से बेहतर इंतखाब शायद ही कोई हो। वो अपने काम में माहिर तो हैं ही, लेकिन वफादार भी हैं। 2014 में नवाज शरीफ के मुश्किल तस्वुर किए जाने वाले दिनों में ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ये वो वक्त था जब डॉन लीक्स का हंगामा बपा हुआ था। बाद में तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उन्हें इसी वफादारी की वजह से निशाने इबरत भी बनाया गया। उनकी तैनाती से ऐसा महसूस होता है कि नवाज शरीफ के लिए राहें खुल चुकी हैं। शायद उनकी वतन वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। फवाद हसन फवाद की तैनाती मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज़ को आगे लेकर चलने का इशारा भी है, जबकि इसी तैनाती को पीपल्स पार्टी के लिए पैगाम भी करार दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म हो, लेकिन हालात और वाक़यात दोनों उनकी ख्वाहिशात पर पानी फेरते दिखाई दे रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून पसे पर्दा और फिर पर्दे के सामने आपस में बगलगीर होते दिखाई दे रहे हैं। ये वजह है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने ढके छुपे लफ्ज़ों में ये पैगाम पहुंचाया और कहा है कि मुल्क में इस वक्त हर किसी के लिए फील्ड नहीं है, और यही मेरा एतराज़ है। शायद उनका इशारा इस तैनाती और हद से ज़्यादा बढ़ती हुई कुर्बतों से मुताल्लिक भी है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। यही वो बिलावल भुट्टो हैं जो असम्बली फ्लोर पर भी अपने वालिद और नवाज शरीफ को भी ये पैगाम दे चुके हैं कि ऐसे फैसले लिए जाए जिनसे मुस्तकबिल में उनके लिए और मरियम नवाज के लिए सियासत मुश्किल ना हो बल्कि आसान रहे। कि हम सब सियासतदान बने और जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिश करें। मेरा एक स्टेटमेंट था जहां मैंने सदर जरदारी को और मियाँ नवाज शरीफ को अपील किया कि मियाँ साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। निगरां वज़ीर आज़म पुरज़्म है कि आइंदा इलेक्शंस में पीटीआई समेत तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, लेकिन जब भी वो वापस आएंगे उनके साथ भी कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। उधर शहबाज शरीफ साहब का एक और स्टेटमेंट भी सामने आ गया है, और जो पहले बाज़ सुनाई दे रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तायात कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को वतन वापस पहुँचेंगे, तारीख अब एक बार फिर तब्दील कर दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सर और बेशतर क़यादत लंदन में मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में है, उनके साहबजादे हमजा शहबाज भी लंदन पहुँच चुके हैं। नवाज शरीफ लंदन में है। पहले 15 अक्टूबर की तारीख दी जा रही थी, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि कायद मुस्लिम लीग नून और उनको वो मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं, वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे और उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। फिर सवाल तो ये भी है कि क्या जो रुकावटें हायल थी उनकी वतन वापसी से मुताल्लिक अब रुकावटें गिरा दी गई हैं? क्या उनको को ग्रीन सिग्नल मिल गया है? और अगर कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया है तो क्या वाकई अब पाकिस्तान वापसी पर वो इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ करेंगे? क्योंकि प्रैक्टिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर चुकी है। बिलावल भुट्टो ने सिंध का महाज संभाला हुआ है, वो जा रहे हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा से मुताल्लिक भी ये कहा जाता है कि वो भी सिंध में मौजूद हैं। अब नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस पहुंचते हैं और अगर ये तारीख ख़त्मी होती है जो तारीख नून लीग की तरफ से एक बार फिर तब्दील की गई है और दी जा रही है, अब 21 अक्टूबर की तारीख बताई जा रही है, तो क्या बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली मुस्लिम लीग नून भी अब इलेक्शन मोड में दाखिल होने जा रही है? और फिर आज बिलावल साहब ने एक और स्टेटमेंट भी दिया और वो ये कहते हैं कि इलेक्शंस की तारीख देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है, और इस तनाजुर में कह रहे हैं कि सदर ममलिकत जो इलेक्शन की तारीख देंगे वो प्रैक्टिकली इलेक्शंस की तारीख देने का जो इस्तेहकाक है वो नहीं रखते हैं। अबूरी सदर हैं, उनके पास ऐसा कोई जवाज़ नहीं है, और इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दी। तो इससे लगता है कि बिलावल साहब भी कन्विंस्ड है कि इलेक्शंस तो अब अगले साल ही होंगे।
इसी सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इंतखाबात कब होने जा रहे हैं सर? रियान साहब शुक्रिया। अब जिस तरह आप सुन रहे हैं मैं भी सुन रहा हूँ कि जनवरी फरवरी को जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे रहा है, प्रोग्राम दे रहा है डिलिमिटेशन का, और फिर उसके बाद सारा ये जो 55 डेज़ या 56 डेज़ चाहिए होते हैं, तो उसके मुताबिक तो यही है कि एंड ऑफ जनवरी या शुरू सर देखिए, इलेक्शन कमीशन भी शेड्यूल दे रहा है, तारीख नहीं दे रहा है। और अगर ये तारीख सदर मुमलिकत दे देते हैं, जो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले चंद रोज़ या चंद घंटों में इवन ही कैन गिव डेट एनी टाइम, तो फिर क्या करेंगे? मेरा नहीं ख्याल सदर पाकिस्तान डेट देंगे, क्योंकि उनको मेरा हाल फुली कन्विंस्ड हैं या उनको पता चल गया है कि ये मेरा अख्तियार नहीं है। ये जो एक्ट बने, इलेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट आई है, उसके मुताबिक अब ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। नहीं, लेकिन हमारी खबरें तो ये ज़रा ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने ख़त लिखा, उनका जवाब भी आ गया, लेकिन कन्विंस्ड कोई नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उनको उनकी कानूनी टीम ने भी मशवरा दिया, लेकिन वो बज़िद है कि तारीख उन्होंने अपॉइंट करनी। नहीं, बज़िद मेरा हाल वो पॉलिटिकल रीज़न की वजह से हैं कि इस वक्त प्रेसिडेंट की ये हालत है कि वो समझता है कि ये मेरा अख्तियार नहीं है। क्योंकि जब देखिए उनका जो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हमारा होता है, वो अटॉर्नी जनरल भी होता है, और लॉ जो डिवीज़न है हमारी लॉ मिनिस्ट्री, जी, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई मसला बने, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, या वो लॉ जो डिवीज़न है लॉ मिनिस्ट्री में को करते हैं कंसल्ट, तो उन्होंने जब ओपिनियन मांगा उनका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उन्होंने भी ओपिनियन ये दी कि आपका अख्तियार नहीं रहा। तो उसके बाद मेरा उनको पता चल गया ये मेरा अख्तियार नहीं है। लेकिन वो क्योंकि बड़े एक वर्कर हैं उसके बने हुए पीटीआई के, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो शरीफ आदमी हैं, लेकिन जो उन्होंने टाइम गुजारा है प्रेसिडेंसी में, वो प्रेसिडेंट बन के नहीं गुजारा, वो पीटीआई के एक वर्कर के तौर पे या इमरान खान के कोई मुलाजम के तौर पे उन्होंने गुजारा है, जो बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ए पॉलिटिकल होता है कि वो उसका सियासत के साथ तल्लुक़ नहीं रहता जब प्रेसिडेंट बनता है किसी पार्टी का भी। तो उसका जो रिकॉर्ड है वो आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलेगा कि गए बगए उसने वो काम किए हैं जो पीटीआई की या पीटीआई के चेयरमैन की ख्वाहिश थी। देखते हुए अगर कोई एडवेंचर कर दिया उन्होंने, तो फिर क्या ये मामला कोर्ट में होगा? अदालत में जाता हुआ देख रहे हैं कि मामला कोर्ट में उसी तरह जाएगा जैसे पंजाब में इंतखाबात का मामला अदालत की नज़र हुआ था। मेरा ख्याल है बेहतर है ये चीज़ें इस तरह अगर उलझा देंगे तो जो जनवरी फरवरी की बात हो रही है शायद वो भी मेरा हाल खटाई में पड़ जाए। तो बेहतर है कि एक चीज़ का पता है कि ये डिलिमिटेशन होनी, और डिलिमिटेशन की ज़रूरत है। एक तो लीगल रिक्वायरमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल। एक मैं समझता हूँ जिस तरह की डिलिमिटेशन 2018 में हुई हैं, रियान साहब अगर उसकी बैकग्राउंड का पता है तो वो तमाम गाइडलाइंस जो ब्लैक एंड वाइट में हैं किसी भी डिलिमिटेशन के लिए, प्रोसेस के लिए, वो एक साइड पे या इग्नोर करते हुए 2018 की डिलिमिटेशन हुई, और वो उस वक्त के पीटीआई के कैंडिडेट को मद्देनज़र रखते हुए की गई। तो वह अब एक साफ़ सुथरी डिलिमिटेशन की ज़रूरत है, हल्का बंदी की, और वो मैं समझता हूँ अगर हो रही है और एक साफ़ शफाफ इलेक्शन और सही तरीके से नुमाइंदगी आवाम की हो जाए तो बेहतर है, बजाय इसके कि सब हु नोस के जनवरी फरवरी में भी इलेक्शंस हो जाएंगे। जैसे अभी आपने इस खदशे का इजहार किया कि अगर मामला अदालत में जाता है तो फिर खटाई में पड़ जाएगा, फिर जनवरी फरवरी भी भूल जाए। तो हु नोस के जनवरी फरवरी में हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी तो कोई तारीख नहीं दे रहा। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि इस रिगमरोल में पड़े कि जी 90 डेज़ है या फलान डेट है, तो हमें बैठ के ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि जी यस जनवरी में, एंड ऑफ जनवरी या जो भी है, इलेक्शन कमीशन के साथ बैठे सारे और उन्होंने कहें कि जी एक डेट दे दें हमें जो डिलिमिटेशन के बाद हो, तो जो जनवरी में बनती है करीब। तो आप इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि आप तो तारीख अनाउंस करें, आप भी चुप का रोज़ा तोड़े, इससे पेशतर के प्रेसिडेंट को अनाउंस कर दे। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि तारीख अनाउंस कर दे। नहीं, बिल्कुल मेरा इलेक्शन कमीशन का यही एक अपना स्टांस है कि जब डिलिमिटेशन हो जाएगी तो इनमें उसके फ़ौरन बाद हम शेड्यूल दे देंगे। तो मेरा ख्याल है उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, लेकिन 6 महीने पहले डेट देना शायद प्रैक्टिकली मुनासिब ना हो। राजा साहब, सादा सा सवाल है,
मुस्लिम लीग नून के यहाँ रावी चैन ही चैन लिख रहा है। बिलावल साहब का स्टांस देखें तो वो कहते हैं कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। उनका मुतालबा है, प्रिंसिपल पोजीशन लिए हुए हैं। कदर नज़र इस बात से कि आसिफ अली जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, क्या कोई डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन इंतखाबात की तारीख को लेकर? मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल माइलेज कुछ लेने की कोशिश की है, या जो एक पॉपुलरिज्म आप नहीं समझते कि एक पॉपुलर स्टांस जो होता है कि जी 90 डेज़ में लें, वो बिलावल साहब ने लिया हुआ है। लेकिन उसके वालिद साहब का जो स्टेटमेंट है, चेयर वो पता नहीं को चेयर पर्सन है या जरदारी साहब उनके बड़े शरीक चेयरमैन हैं, वो उनका बयान है कि इलेक्शन से मईशत जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो और ज़्यादा बहुत आगे की बात वो कर देते हैं, सियासत से मईशत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। तो दूसरी तरफ बिलावल साहब को कहें, वो उन्होंने स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन आज मैं पढ़ रहा था उन्होंने किसी जगह कहा है कि इलेक्शन 90 रोज़ में हो या 120 रोज़ में हो, आप ज़रा आपको भी शायद गुजरा हो, तो इलेक्शन तो होने हैं 90 रोज़ हो या 120 रोज़ में हो। तो मैं कहने का मकसद है, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये इख्तियार, साथ ही ये कहा है कि ये इख्तियार डेट का इलेक्शन कमीशन के पास है। अब आप बताएं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क में हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं है, और मेरी सबसे बड़ा जो मेरी रिजर्वेशन है वो भी यही है कि मुल्क में हर किसी के पास ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो क्या इशारा वो नून लीग की तरफ कर रहे हैं कि हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है आजकल और पीपल्स पार्टी कुछ ज़ेर ताब है? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। अगर उनको किसी जगह से कोई पिंच महसूस हो रही है, मैं तो उस पर कोई इतना तबसरा नहीं करना चाहता कि क्या मामलात हैं या किस तरह। मैंने अखबारों में पढ़ा है कुछ लोग रोके गए हैं स्टाफ लिस्ट पे, तो ये चीज़ें शायद किसी जगह से उनको कोई इरिटेंट्स हो उनके लिए पॉलिटिकली। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब को भी पता है, सारी पार्टी को पता है कि डिलिमिटेशन होनी है और फिर इलेक्शन होना। नहीं, तासुर एक ये है कि फैसले लंदन में हो रहे हैं, क्या ये तासुर दुरुस्त है? उसकी एक सादा सी मिसाल आज के टेकर कैबिनेट के अंदर फवाद हसन फवाद साहब की एंट्री भी है। और फवाद हसन फवाद कौन है ये कौन नहीं जानता। वो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के भी, शाहिद खान अब्बासी के साथ भी काम किया, पंजाब के मैदान में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया। तो उनकी केयर टेकर कैबिनेट के अंदर जो एंट्री है उससे तो ये तासुर मिलता है कि फ़ैसले कहीं और से हो रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये बात आप कहेंगे कि जी शायद कैबिनेट हमारी मर्ज़ी से बनती है। फवाद हसन फवाद एक तजर्बाकार और काबिल आदमी है, जो मैं समझता हूँ कि इस क्राइसिस में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें शायद वो अपना कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है, बेहतर गवर्नेंस के लिए कोई अपनी इनपुट दे सकते हैं। लेकिन आपको लगता है गैर जानिबदार नाम है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ फवाद हसन फवाद एक अच्छा नाम है। और जो पीछे मैं उनके टीवी प्रोग्राम भी देखता रहूँ, उसमें उनका स्टांस टोटली जो उनकी सोच है या जो उनके पास इल्म है या जो उनके पास तजर्बा है, देखिए उनकी क्रेडिबिलिटी या कॉम्पिटेंस के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये उसी वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब डॉन लीग्स का मामला आया, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, और फिर उन्होंने कितना क्लोजली इनके साथ काम किया है। और जाहिर है उसके बाद ये खुद भी विक्टिमाइजेशन का शिकार रहे, 17 माह कैद भी काटी है। तो एक ऐसा शख्स गैर जानिबदार हो सकता है? नहीं, बिल्कुल उनका पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकली मसला नहीं है, उन्होंने क्या करना है। चीमा भी है पहले ही कैबिनेट के अंदर जी, चीमा साहब भी कैबिनेट में जो शहबाज शरीफ साहब के केयर टेकर गवर्नमेंट चीमा साहब के, मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, बहुत सारे मामलात जो हैं, जो आप होर्डिंग की कर रहे हैं, स्मगलिंग की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, डॉलर की बात कर रहे हैं, तो ये बड़े तजर्बाकार लोग हैं, इनकी सर्विसेज की ज़रूरत रहती है। लेकिन कहने का मकसद है कि क्या जब इतना लंबा हमारा एक्सपीरियंस गवर्नमेंट का दौरानिया होगा, तो आज की जितनी ब्यूरोक्रेसी है, हम 85 से पहले चीफ मिनिस्टर रहे नवाज शरीफ साहब, 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 3 दफ़ा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ, मैं 85 से हूँ, जो मेरे साथ जब ASP या AAC थे वो IG बन के चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर हो गए हैं। तो ये हमने इनके साथ काम किया हुआ है, हमें इनका पता है। राणा साहब के टेकर गवर्नमेंट का एक काम और अव्वलीन फरीजा इलेक्शंस कराना है। ये जो काम आप बता रहे हैं ये सारे जो है वो बाद में आते हैं, सबसे पहले इलेक्शंस है। और अगर इलेक्शन मुतनाज़े होंगे कुछ मुतनाज़े शख्सियात के साथ या उनके ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगेगा, तो आपको लगता है कि जस्टिफाइड है? नहीं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कराना इलेक्शन की कमीशन का काम है, उसमें किसी तरीके से भी ये गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। मुझे बताएं कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट 2018 में थी, तो उनका भी ये फ़र्ज़ था ना कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। क्या 2018 में हुआ?
उस वक्त भी जो केयर टेकर थी उनके शायद बस में नहीं था। अब भी मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन अगर अपना रोल अदा करेगा जो कि करना चाहिए तो इलेक्शन साफ शफाफ हो जाएंगे। बट इलेक्शन कमीशन की कमिटमेंट और विल चाहिए, वो अपना अगर वो सोच उनकी इस तरह हो तो फिर आप बात कर सकते हैं। केयर टेकर कैबिनेट का जो चुनाव है और कॉम्पोजिशन है ये किसकी मर्जी से है? केयर टेकर मेरा ख्याल है ये लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बैठ के नाम डिस्कस होते रहे, 2 नाम 3 नाम 6 नाम चलते रहे, इधर उधर सारे होते रहे और एक नाम ऐसा आया जो किसी को उस पर कोई भी इतराज़ नहीं था क्योंकि उसका एतराज़ नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। नहीं पता ये तो ना आप कहें किसी को पता नहीं, लेकिन बनाने वालों को तो पता था ना, जो 2 शख्स थे बनाया किसने? उनको तो बना नहीं। आप तो हर चीज़ पे शक करते हैं, हर चीज़ उधर लेके जाते हैं और ये बात तो मेरा ख्याल है फिर हर काम पे कहें फिर कहें कि फाद हसन फाद को भी उन्होंने बनाया। ये तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा है क्या? कि वो इस्टेब्लिशमेंट की आग का तारा रहे हैं। तो आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे ये बात सादिक बैठती है आजकल के हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है। नहीं, रेहान साहब उन्होंने किसी मेरा और कंटेक्स्ट में या किसी लाइटर मूड में बात की, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है कि तमाम अदारों को साथ लेके चलना चाहिए और तमाम अदारे अहम हैं, चाहे जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है या ब्यूरोक्रेसी है या आपकी इस्टेब्लिशमेंट जिसको सारे कहते हैं, मिल मिला के इस्टेब्लिशमेंट बनती है, चाहे वो आर्म फोर्सेस हैं। तो वो मेरा ख्याल शहबाज साहब की एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, सोच है, जो मैं समझता हूँ कि हालात के मुताबिक डिलीवर करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए सारे इदारों को साथ चलाना पड़ेगा हमें। राना साहब इस वक्त शहबाज साहब भी लंदन में हैं, उनके साहबजादे हमजा शहबाज भी लंदन में हैं, कायद मुस्लिम लीग नून तो हैं ही लंदन में। तो लंदन में हो क्या रहा है सर ये? और फिर बहुत सारे आपके कारकुनान और क़यादत के लोग लंदन पहुँच भी रहे हैं, क्या हो रहा है लंदन में? वैसे रेहान साहब ये जितना और आप यहाँ पे हैं, जितना मीडिया इस किस्म की बातें और ख़बरें आती हैं, शहबाज साहब तो मेरे हाल 16 महीने जिस तरह रात दिन उन्होंने काम किया है, मैं समझता हूँ कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल। उन्होंने फिज़िकली भाग दौड़ ये वो दफ्तर सारे काम, क्राइसिस था उसमें जो जिस हद तक वो काम कर सके, डिलीवर कर सके, उन्होंने किया, परफॉर्म किया है। कोलेशन थी उसमें जितना भी कर सकते थे गिवन सिचुएशन में। तो उनको ज़रूर एक टेस्ट कराना था, एक उनको मेरा छुट्टी वो डिज़र्व करते थे। ऑनेस्टली मैं क्या रेस्ट करने गए, रेस्ट कर वो गए, लेकिन ज़ाहिर है मियाँ साहब वहाँ हैं, हमारे कायद हैं और वहाँ पे मुलाकात होती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि मैं पढ़ के हैरान होता हूँ कि आला क़यादत वहाँ पे बैठी हुई है। तो मुझे ख्वाजा आसिफ साहब परसों गए हैं, तो उससे पहले कोई नाम मुझे बता सकते हैं? नहीं, उससे पहले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर की क़यादत है, सदर मुस्लिम लीग नून के, वो भी और दीगर लोग भी वहीं पर तैयारियों के लिए मौजूद हैं। शहबाज भी आला क़यादत में से हैं, शहबाज शरीफ खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर है, तो इससे ज़्यादा आला क़यादत क्या होगी? मैं कोई कमेंट तो नहीं करना, मेरे लिए सारी मोहतरम है और बहुत बड़े सियासतदान हैं और ये आला हमारी जो क़यादत है उसमें आते हैं। हमारे जो सीनियर लोग हैं, जब भी कोई ऐसी बात होगी कायद नवाज शरीफ साहब बुलाएंगे सबको, अगर मुशावरत की ज़रूरत हुई। नहीं, अभी भी वो बुलाएंगे, अब खुद नहीं आएंगे। अब तो सितंबर चल रहा है और आज ही मैं देख रहा हूँ कि तारीख एक और दे दी गई है 15 अक्टूबर के बाद कि अब 21 अक्टूबर को आएंगे। तो ये तारीख पे तारीख ही होती रहेगी या वो भी आएंगे, वापस भी आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हर सूरत आएंगे। लेकिन हम एक बात करते हैं कि इलेक्शन में वो लीड करेंगे, क़यादत करेंगे इलेक्शन कैंपेन की, इंशाल्लाह ताला हर सूरत करेंगे। कब आएंगे? जब इलेक्शंस होंगे तब? नहीं, अभी तो आप बता रहे हैं 21 थी, मुझे तो नहीं पता 21 अक्टूबर है, लेकिन जब हमें कहा जाएगा कि हम आ रहे हैं, तैयारी करें, तो डेफिनेटली फिर अभी आपको नहीं कहा गया? नहीं, मुझे नहीं कहा गया जी। ठीक, यानी ये भी अफसानवी तारीख है और इस तरह की तारीखें भी आएंगी। मुझे किसी भी ज़राए से आई है, लेकिन मैं तो इस पे नहीं, आप इसकी तस्दीक नहीं करते? सुन रहे हैं कि अक्टूबर में इंशाल्लाह आ रहे हैं। नहीं, लेकिन अक्टूबर में तो तब आएंगे ना जब नवंबर में इंतखाबात होंगे। नहीं, नवंबर में तो पोलिंग वाले दिन तो नहीं उन्होंने आना ना, उन्होंने एक कैंपेन चलानी है, उन्होंने पार्लियामानी बोर्ड बनने हैं। आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि अक्टूबर में आ जाएंगे? इंशाल्लाह, होपफुली इंशाल्लाह आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए हवाओं का रुख बेहतर चल रहा है और इसको लेकर ही उनके बहुत सारे जो एलाइज हैं वो भी शकवा कुना दिखाई देते हैं। अब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुताल्लिक एक और तारीख दे दी गई है। खैर, वो इसकी तस्दीक तो नहीं कर रहे हैं, देखना यह है कि इसके बाद अब कौन सी तारीख आती है।
नई दिल्ली में दुनिया के माशी लिहाज से ताकतवर ममालिक G20 का सरबराही इजलास भारी भरकम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखतों के बाद खत्म हो गया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बतौर वज़ीर आज़म मुल्क और आलमी मंजरनामे पर अपना कद ऊंचा करने और आइंदा साल मुल्क में होने वाले इंतखाबात में इसका फ़ायदा उठाने के लिए सख्त मेहनत की थी। वो किसी हद तक इस मकसद में कामयाब भी रहे हैं। दूसरी तरफ G20 सरबराही इजलास में चीन और रूस के सुदूर ने शिरकत नहीं की, जिससे इस इजलास की अहमियत भी कम हुई है और इलाकाई और आलमी सतह पर ममालिक की संबंधी और तनाज़ात की सूरत हाल भी नुमायां हुई है। दुनिया की अहम मईशतों के सरबराही इजलास के दौरान ये खबर भी सामने आई है कि अमरीका ने भारत, मशरिक़ वस्ता और यूरोप के दरमियान माशी तरक्की के लिए चीन के वन बेल्ट वन रोड जैसे मनसूबे के मुकाबले में भारत, मशरिक़ वस्ता, यूरोप माशी राहदारी शुरू करने के मनसूबे पर इत्तफ़ाक़ राय हासिल किया है। मुतअद्दिद ममालिक ने इस हवाले से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर दस्तखत भी किए हैं और अमरीका चाहता है कि इस मनसूबे के तहत भारत, मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक, इसराइल और यूरोपीय ममालिक के दरमियान मवासलाती निज़ाम उस्तवार किया जाए ताकि तिजारत को फ़रोग़ दिया जा सके। अगरचे इस मनसूबे की सोच बुनियादी तौर पर चीन से मुकाबले पर उस्तवार है, लेकिन माशी कामयाबी के लिए कोई भी मनसूबा बाहमी ताउन और हमआहंगी के जरिए पाए तकमील तक पहुँच सकता है और किसी भी मनसूबे का दूसरे मनसूबे से मुकाबला नहीं बनता है। इस मुआहदे में सबसे बड़ा शराकतदारों में जो इंडिया है, यूरोपीय ममालिक हैं और सबसे बढ़कर सऊदी अरेबिया है, गल्फ रीजन है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इन मुआहिदों और 2030 को लेकर इस कदर संजीदा है कि उन्होंने इस मंसूबे को गेम चेंजर कहा है और बताया कि लोग यूरोप को मरकज़ निगाह तस्वुर करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट खासकर गल्फ ममालिक एक नया यूरोप होंगे। अब मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि अगर 5 साल तक यही पॉलिसी इस तसलसल के साथ जारी रही तो ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि कतर, लेबनान और कुवैत की मिसालें भी दे रहे हैं कि वो भी बिल्कुल चेंज्ड होंगे और लग ये रहा है कि वो गल्फ रीजन के अंदर भी बेहतर शराकतदारी चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं और अपने जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं उनको तेल की डिपेंडेंस से, इंहिसारी से निकाल कर जो असरी तकाज़े हैं उनसे हमआहंग भी देखना चाहते हैं। G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भारत जाने से पहले कुछ देर पाकिस्तान का भी दौरा करेंगे। मीडिया पर यह खबर शह सुर्खियों में रही, लेकिन अव्वल तो ऐसा होना पहले से ही नामुमकिन था क्योंकि ऐसे दौरे की कोई पेशगी मनसूबाबंदी नहीं थी। दूसरा, इस कदर अदम सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम के दौरान भी उनका दौरा नामुमकिन ही तस्वुर किया जा रहा था। मजबूत ताल्लुकदारी की बुनियाद पर इस बार भी हमारे हुक्मरानों की ख्वाहिश थी कि किसी तरह शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करते और कुछ मदद फराम करते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ख्यालात इस बात की भी अक्कासी करते हैं कि अब वो कर्ज देने या इमदाद देने के कायल नहीं है। हाँ, वो ऐसी सरमायाकारी की ज़रूर तलाश में है जिसका मुस्तकबिल में फ़ायदा हो। इसी तनाजुर में यह भी बताया जा रहा है कि अब गल्फ ममालिक इमदाद या कर्ज की बजाय पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म में पूरी उम्मीद है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उनका यह भी कहना था कि शहजादा सलमान अगले पाकिस्तान का दौरा करेंगे और उनका क़याम भी लंबा होगा। इस बार सऊदी अरब पाकिस्तान को कर्ज नहीं देगा बल्कि वो मुल्क में भारी इन्वेस्टमेंट्स करेगा। अब तासुर यह है कि मोहम्मद बिन सलमान लंबे दौरे के लिए पाकिस्तान पे आएंगे और अगले महीने ये दौरा जो है वो रखा जा सकता है। हो सकता है कि अगले महीने जो सऊदी क्राउन प्रिंस है वो अमाराती वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुँचे और सरमायाकारी में दिलचस्पी भी रखते हैं। इस हवाले से किन किन प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी होगी अभी कुछ वाजे नहीं है, लेकिन कभी इम्कानात ये हैं कि जो सऊदी अरेबिया है वो माइनिंग के अंदर दिलचस्पी रखता है और रेकोडेक जैसे मंसूबे में जो है उसकी सरमायाकारी भी एक्सपेक्टेड है। दूसरी जानिब लंदन में मुकीम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से जब सहाफ़ियों ने G20 इजलास से मुताल्लिक बात की तो उन्होंने कहा कि अगर 2017 की पॉलिसियों का तसलसल रहता तो आज पाकिस्तान भी G20 इजलास में होता। 2017 का तसलसल रहता ना तो ये G20 पाकिस्तान में होता है। हमारा अपना G20 मुल्क G20 का इजलास एक न एक दिन बहुत जल्दी बल्कि हो चुका होता या होने वाला होता। नवाज शरीफ की ये बात एक बार सच मान भी ली जाए तो ऐसा लगता है कि ये भी इंतखाबी नारे के अलावा कुछ नहीं है। और अगर इसका रैशनल अप्रोच के साथ जायज़ा लिया जाए तो 2017 के अंदर जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक थी उसके मुताबिक जो पाकिस्तान का GDP था वो 4.7% था। उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल डेट का जो टोटल वॉल्यूम है वो तकरीबन $91 बिलियन था और उस वक्त पाकिस्तान ग्लोबली इकोनॉमीज़ के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों में 40वें नंबर पर था। और अगर उसी तसलसल से जारी रहता है तो पाकिस्तान शायद 40 से 38वें नंबर पे आ जाता। लेकिन G20 में दुनिया की 20 बड़ी मईशतें हैं और 1999 में कायम होने वाला ये माशी इकट्ठ उस वक्त से अनचेंज्ड है, बदला नहीं है। यानी इन 20 के अंदर इस राउंड फिगर में कोई एडिशन नहीं हुई। ये G21 नहीं हो गए बल्कि G20 है। और अगर प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात की जाए तो G20 के अंदर वही मुल्क शामिल हो सकते हैं
जिनसे मुताल्लिक दुनिया की बड़ी मईशतें ये समझे कि अगर इस मुल्क की मईशत में कोई असर पड़ता है या डिफ़ॉल्ट करती है तो दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों के लिए धचका होगा। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था, बहुत सारी बातें हुई, हम उस खतरे से निकल भी गए, लेकिन दुनिया की बड़ी मईशतों को कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी मईशत को कम से कम इस काबिल करना पड़ेगा कि दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें ये समझें कि आपकी मईशत से वो उन पर इम्पैक्ट हो रहा है, या आपका ट्रेड वॉल्यूम जो है दुनिया की बड़ी मईशतों के साथ इस कदर ज़्यादा है कि वो उससे असरअंदाज भी हों। अब दुनिया की 20 बड़ी मईशतें यानी G20 तकरीबन 85% ऑफ द GDP के ऊपर मुश्तमिल है। दुनिया का 85% ऑफ द GDP इन्हीं कंट्रीज से चलता है। 80% जो ट्रेड है वो इन्हीं ममालिक में होती है। तकरीबन जो 2/3 पॉपुलेशन है दुनिया की वो इन्हीं ममालिक में है, यानी आप ये कह लें कि तकरीबन 60-65% जो पॉपुलेशन है वो भी इन्हीं ममालिक में है। तो इसके हिसाब से रैशनल अप्रोच में हमें ये देखना चाहिए कि हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। सियासी नारे अपनी जगह पर, इलॉजिकल बातें अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ जो मईशत है वो यकीनन झकोले खा रही है। कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी हमें चाहिए है। भारत चांद को सर कर रहा है, चांद पे पहुँच गया है, की गहराइयों में भी पहुँच रहा है, जबकि पाकिस्तान में आज भी 75 बरस के बाद वही पुराने मसाइल जू के तू बरकरार है। 75 बरस पहले भी हमें खुराक और माशी फ़िक्र थी, आज भी ये फ़िक्र पहले से कहीं ज़्यादा मौजूद है। हमें तब भी स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे चैलेंजेस दरपेश थे। ये चैलेंजेस पहले की निस्बत आज ज़्यादा बढ़ चुके हैं। चीनी की स्मगलिंग और बढ़ती हुई कीमतों का ही सिर्फ मिसाल ले ली जाए तो मालूम होगा कि ये मसला हमें 2019 में भी दरपेश था। तब भी भारी मकदार में चीनी बाहर के ममालिक भेजी जा रही थी। मुनाफाखोरों ने इस पर सब्सिडी अलग से ली और बाद में मुल्क में चीनी की ऐसी किल्लत पैदा हो गई कि वो दुगने दामों बाहर से खरीदनी पड़ी। इसी तरह 2022 में भी यही मसला इसी तरह से तकरीबन इसी कॉम्पोजिशन के साथ नमूदार हुआ और आज 2023 में ये वारदात उसी पुराने तरीके से डाली गई है जैसे पिछले 30 वर्षों में डाली जाती रही है। ईरान से पेट्रोल की स्मगलिंग, डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग, बिजली गैस की चोरी, इदारों का खसारा, ये सब वही मसले हैं जो हमें पहले दिन से दरपेश रहे हैं। आज 75 वर्षों बाद भी हमें यही मसाइल नए, इसका हल भी वैसे ही निकाला जा रहा है जैसे हर बार हम निकालते हैं, लेकिन सवाल सादा सा है कि क्या जिस अंदाज में इन मसाइल का हल किया जा रहा है, क्या ये जुज़ वक्ती है या कुल वक्ती या सस्टेनेबल होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की लॉयर्स मूवमेंट की बात करेंगे कि जिसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है कि केपी की जो बार काउंसिल है उन्होंने इस हड़ताल में शिरकत से माजरत कर इजहार लाताल्लुकी कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 14 सितंबर को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर रखा है, जबकि केपी बार काउंसिल ने इस ऐलान से इजहार लाताल्लुकी कर दिया है और केपी के अंदर जो बार काउंसिल है उसने जो सरगर्मियां हैं उनको जारी रखने का ऐलान किया है, यानी वो इस हड़ताल का हिस्सा नहीं होंगे। केपी बार काउंसिल का इस पे जो ऑफिशियल वर्जन है वो भी सामने आ गया है और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि वकला अपनी जो रेगुलर सरगर्मियाँ हैं वो जारी रखेंगे और अदालतों में पेश भी होंगे। केपी बार काउंसिल के जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं सैयद मुबशर अली साहब, वो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। क्या ग्राउंड्स है इसके बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुबशर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 14 सितंबर का जो हड़ताल का ऐलान कर रखा है, आपने इससे इनकार कर दिया है, बुनियादी तौर पर क्या वजूहात है? केपी बार काउंसिल इससे इजहार लाताल्लुकी क्यों कर रही है? इस तरह है जनाब के इसकी कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है, इट इज प्योरली लीगल। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो कंट्री वाइड स्ट्राइक का ऐलान नहीं कर सकती। ये एक्सक्लूसिव डोमेन है अंडर द लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट 1973 पाकिस्तान बार काउंसिल का, कि सिर्फ पाकिस्तान बार काउंसिल ऑथोराइज है कि कंट्री वाइड कोर्ट स्ट्राइक की कॉल दे दे। एक तो इसमें ये वो लीगल प्रॉब्लम है, लेकिन प्रिंसिपली जिन ग्राउंड्स पे वो एहतजाज कर रहे हैं आप उससे इत्तेफाक करते हैं? प्रिंसिपली हम बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं और मैं आपको जरा बैकग्राउंड दे दूं कि इसी इशू पर 31 अगस्त को केपी बार काउंसिल ने सारे सूबे में स्ट्राइक किया। फिर 4 सितंबर को थ्रू आउट दी प्रोविंस केपी बार काउंसिल ने दोबारा स्ट्राइक किया। फिर 9 सितंबर को कंट्री वाइड स्ट्राइक पाकिस्तान बार काउंसिल ने किया सारे वकला नुमाइंदों के मशवरे से। तो इस पर ऑलरेडी स्ट्राइक हो चुकी है और इसी ग्राउंड्स पर हमने की है कि जी फेयर एंड प्री इलेक्शन कराए जाए, 90 डेज में कराए जाए, महंगाई जो है, फ्यूल, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये चार्जेस वगैरह, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। नहीं, लेकिन अभी जो इनकार किया आपने इस प्रोटेस्ट की कॉल पर अमल करने से, ये तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एहतजाज की इस कॉल को बहुत बड़ा धचका नहीं है या उस कॉज को धचका नहीं होगा? नहीं, असल में मैं आपको फिर बताऊं, प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन
लीगली ऑथोराइज नहीं है, वो स्ट्राइक की कॉल दे नहीं सकती। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपनी वो स्ट्राइक अनाउंस नहीं करते। नहीं, लेकिन ये देखिए, ये लीगैलिटी तो सब पे अप्लाई होती है ना। बाकी बार काउंसिल एहतजाज कर रही होंगी, केपी बार काउंसिल एहतजाज नहीं कर रही होगी। नहीं तो ये नहीं, मैं आपको अपडेट करूं, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी रिफ्यूज किया है, पंजाब बार काउंसिल ने भी रिफ्यूज किया है, बार काउंसिल इसमें कोई भी शामिल नहीं है। जरा मैं आपको तो फिर तो सैयद मुबशर अली साहब, प्रैक्टिकली तो फिर ये फ्लॉप हो गया ना 14 सितंबर का प्लान। जी, फ्लॉप इसलिए होगा कि चूंकि ये विदाउट कंसल्टेशन हो रहा है और अपने जो हमारे रेगुलेटर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल, उनकी इजाजत के बगैर हो रहा है, इसी वजह से ये फ्लॉप होगा। फिर तो इन रिजर्वेशन से आपने पहले आगाह किया था उनको? जी, वो उनको पता है कि जी हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो कैबिनेट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फिर स्ट्राइक नहीं होती, उसमें आपको मैं बताऊं 14 को भी उधर काम होगा, लेकिन बाकी सूबों में कैसे फिर स्ट्राइक जरूरत नहीं कर सकते। ठीक, बहुत शुक्रिया सैयद मुबशर अली साहब, आपके वक्त। हैव टू क्लोज द शो जी, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की 14 सितंबर की एहतजाज कॉल और फिर लॉयर्स मूवमेंट को एक बहुत बड़ा ब्लो है कि मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने इस पर एक्ट करने से इनकार कर दिया है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।